सो वेलकम टू डेली फैक्ट क्लास टेस्ट 1। और इसमें हम आज टेस्ट लेंगे आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 50 तक, यानी कि ये जो टेस्ट है वो इंडियन पॉलिटी का रहेगा। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 50। इसमें एक एक्सेप्शन दी थी कि सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि वो क्लास में कवर नहीं किए। तो शुरुआत करते हैं और सबसे इजी क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल Article 44। 44. यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया की जो ये दावा करती है कि उसके पास पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड था? गोवा। क्यों? गोवा क्यों? पोर्चुगीज के अंडर था सर, और पोर्चुगीज ने पहले से ही वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आए थे ये पुर्तगालीज भारत में 1498 और गए कब है भारत से? 1961 19 दिसंबर। 1961। ठीक है। आर्टिकल 17। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है। क्या ये जो आर्टिकल है ये अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाता है या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून बनाया जाता है? कानून बनाया जाता है सर। कानून जो है वो बनाया जाता है। ठीक है। देन उसके बाद अंकिता मैम आप बताओ, आर्टिकल 20 में आपको जो बताना है दैट इज डबल जियोपार्डी। सर आर्टिकल 20 के अंडर आता है प्रोटेक्शन इंस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसिव। तो सर जिसमें नो जियोपार्डनी का मतलब है कि एक ही पर्सन को अ, सर जो पर्सन किसी ने क्राइम किया है लॉ इम्प्लीमेंट होने से पहले, तो उसको उसके लॉ के हाँ, अगेंस्ट जो है तो ये डबल तो नो एक्सपोज्ड फैक्ट टू लॉ है। डबल जियोपार्डी। एक क्राइम के लिए मतलब उसे 2 बार अच्छा सजा सर एक दी। क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी। नहीं होगी। ठीक है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ। सर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन। ओबीसी। ओबीसी। ठीक है। आर्टिकल 15 के अंडर जो एक्सेप्शंस है, नहीं छोड़ो एक्सेप्शंस अभी नहीं पूछते। आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के अंडर कौन सी स्टेट्स बनाई जाएगी? एग्जिस्टिंग स्टेट्स की जो बाउंड्रीज है उनको अल्टरेशन किया जा सकता है। और इसके लिए मेजॉरिटी क्या रहती है पारुल मैम? सो मेजॉरिटी मेंबर्स है 2/3। सिंपल और स्पेशल? स्पेशल। सिंपल नहीं सर, सिंपल सिंपल है। सिंपल मेजॉरिटी। क्या आर्टिकल 368 को फॉलो किया जाता है? नो सर। नहीं सर। ठीक है। अगर मान लीजिए किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है तो उसके लिए क्या संविधान में अमेंडमेंट हो सकती है? अमेंडमेंट तो नहीं हो सकती है सर। वो एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू जो है वो सॉल्व किया जाएगा। यस। ठीक है। उसके बाद मुझे अब बताओ कि कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान का लिंक करता है जुडिशियल रिव्यू के साथ? मतलब फंडामेंटल राइट के कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो जुडिशियल रिव्यू से डायरेक्टली लिंक करते हैं? आर्टिकल 32 और 13। आर्टिकल 32 और 13। क्या ये जुडिशियल रिव्यू टर्म हमारे संविधान में डिफाइंड है? नो सर। नहीं सर। नहीं है। ठीक है। क्या बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान में डिफाइंड है? नो सर। नहीं सर। और बेरूबरी केस कब हुआ था? 1950। 1960। 1960।
ठीक है, फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुई थी हमारे संविधान में वो कब हुई थी? 1951 में। और कौन सा जो नाइन्थ नाइन्थ शेड्यूल ऐड किया था। और कौन सा आर्टिकल को अमेंड किया गया था? आर्टिकल कौन सा था? 31। 31 आर्टिकल सी। 31। आर्टिकल 33 किससे लिंक करता है? सर जिसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है इसमें कि वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स। ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ऑफ आर्म फोर्सेस आपने लगा दिया लास्ट में, वरना ये नाम तो कुछ और ही बोल रहे थे। मिली जुली सरकार नहीं चलेगी यहाँ पे। आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 है ये, जहाँ पे पार्लियामेंट मिलिट्री वालों की फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्ट होती है। हाँ, यस सर। ठीक है, मिलिट्री में कौन कौन इंक्लूड होता है नेहा मैम? मतलब यहाँ पर ये कहा ना कि आर्म फोर्सेस, तो कौन कौन इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे? आर्मी हो रही है, ओके, और आर्मी पुलिस फोर्सेस हो रही हैं और उनके स्टाफ। ओके, दैट मीन्स कम्बैट और नॉन कम्बैट दोनों यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं, जो कि आर्म स्टाफ है। आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में क्या इंक्लूड होता है? आर्टिकल 17 को याद करो, यहाँ पे कानून बनाने की बात की गई थी, वो आर्टिकल 35 में है। याद आया? कुछ फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून तो बनाने जहाँ पड़ते पे, हैं। हाँ सर, जहाँ पे कुछ लॉज को इफेक्ट वही देंगे, पार्लियामेंट के पास होगी, नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास नहीं होगी पावर्स। ओके, दैट मीन्स कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जिनको इम्प्लीमेंट करना होता है, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो कानून बनाने पड़ते हैं, और वो कानून बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही होगी, यानी कि पार्लियामेंट ही उस पर कानून बना सकता है। ठीक है, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन। अमेंडमेंट 86 ईयर 2002। 2002। कितने से कितने साल के बच्चे इंक्लूड किए? 6 to 14। 6 to 14। 6 to 14। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A में क्या है? थर्टी नाइन ए में सर फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड। ठीक है, टू प्रमोट वेलफेयर, फ्री लीगल एड जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल 43B, में क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, आर्टिकल 46। नेहा मैम, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46। एजुकेशन प्रमोट करना SC/ST के लिए। आर्टिकल 48। एग्रीकल्चर एंड एनिमल। एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 50। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आर्टिकल, अब आप बताओ मुझे, 49 हो गया? नहीं, आर्टिकल 49। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। आर्टिकल 51।
प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए प्रमोट करना, ठीक है। आर्टिकल 47, सोशल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है। एस सी एस टी, नो सर, जहाँ पे सर पीपल को एक्सेस होती है टू अ बेटर एंड हेल्दियर लाइफ। हाँ तो ठीक है, वही तो हुआ ना एक तरह से। नहीं, ओके। आर्टिकल 27, 20 सर, किसी भी किसी को भी कोई फोर्स नहीं कर सकता टू पे द टैक्सेस और रिलीजन टू रिलीजियस प्रमोट। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, यस सर। ठीक है। ओके, नाइस, ये भी अच्छा था। आर्टिकल 22, नेहा मैम। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। हाँ ठीक है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? मतलब इसमें किसी को मतलब शक के आधार पर मतलब गिरफ्तार करना। ठीक है, शक के आधार पर उठा लेते हैं। तो क्या उस केस में उसको बताया जाता है कि तुझे क्यों उठाया गया? नहीं सर, ऐसे उठा सकते। और प्यूनिटिव क्या होता है? इसमें बताना पड़ता है मतलब। इसमें बताना पड़ता है। नाइस, चलो ठीक है। आर्टिकल 24, So prohibition of employment of children below age of 14 years. ठीक है, दैट मीन्स चाइल्ड लेबर को बैन करना है। आर्टिकल 19, वेट, आर्टिकल 19 को रिस्ट्रिक्ट करने के ग्राउंड बताओ कौन कौन से हैं? External emergency. ठीक है, एक्सटर्नल इमरजेंसी या फिर जो है वो आपका जो है वो इमरजेंसी लग रही है वॉर वगैरह से, नॉट आर्म रेबेलियन। कौन Yes सा sir. आर्टिकल है लिंक करता है इसके साथ, आर्टिकल 19 के साथ? 358। आर्टिकल 358, नाइस, गुड। आर्टिकल 34, अंकिता मैम, आर्टिकल 34। फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन हो जाती है सर मार्शल लॉ के टाइम। मार्शल लॉ, क्या मार्शल लॉ टर्म डिफाइन है संविधान में? नहीं है सर। नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या ड्यूरिंग द लाइक जब इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पे क्या ये आर्टिकल 32 जो है वो आपका रिस्ट्रिक्ट होता है या नहीं होता है? आर्टिकल 32 रिस्ट्रिक्ट होता है जब इमरजेंसी, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है सर। ठीक है। आर्टिकल 23, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट सर। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर बात की जा रही है पहले हमने बात की थी फोर्स लेबर की और दूसरे में कहा था हमने चाइल्ड लेबर, तो यानी कि 23 में क्या आता है, फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह सब इसमें आता है। ठीक है। आर्टिकल 14 में आप बताओ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सर हमने अमेरिका से लिया हुआ है। इसमें एक लॉ होना चाहिए जिसका एक प्रोसीजर होना चाहिए और जिसको हम फॉलो भी करते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये केस कौन सा था ये जिसमें ये कहा था, अंकिता मैम, केस का नाम क्या था? नेहा मैम सर इंदिरा गांधी वर्सेस था कुछ नारायण केस। केस का नाम क्या था? ठीक है, एक बताओ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो जिसके अंदर पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। पहले कौन सा जो ये था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ,
और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर आया? क्या प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ पहले, लाइक जब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं था तो ये कौन से एक्शन के अगेंस्ट था, जुडिशरी या फिर लेजिस्लेटिव, सॉरी एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव? एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट था या लेजिस्लेटिव के, जो पहला केस था? लेजिस्लेटिव के अगेंस्ट। नॉट एग्जीक्यूटिव? नो सर। तो पहले केस जब जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम बहुत नैरो इंटरप्रेट कर रहे हैं, बाय मेकिंग लॉ फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस किए जा सकते हैं। तो दैट मीन्स ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट था, लेजिस्लेचर नहीं। कानून बनाकर आप फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन सेकंड केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लेकर आए थे, जिसमें ये कहा था कि अभी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स को नहीं हटा सकते, बेसिक स्ट्रक्चर वॉयलेट नहीं होना चाहिए। एक गोपलन केस था और दूसरे केस का नाम क्या था? मेनका। मेनका गांधी केस। तो पर ये तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में नहीं है शायद। हाँ, तो उसी के अंडर पूछे है, बट लेकिन आर्टिकल 40 से थोड़ा सा लिंक कर रहा हूँ इसको, कोशिश कर रहा हूँ कि इक्वालिटी का कंसेप्ट के साथ लिंक किया जाए इसको। ओके। ओके, एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज, माइक ऑफ करना, आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। ओके, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। इसमें कानून कौन कौन इंक्लूड होता है? कानून में कानून क्या है इसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग कानून क्या है? सो मतलब जो भी लॉज है इनकंसिस्टेंट या फिर अगेंस्ट है फंडामेंटल राइट्स के, उनको नल एंड वॉइड कर देते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई ना पूरी की पूरी, आर्टिकल में क्या कहा है, बट यहाँ पर कानून में क्या इंक्लूड किया गया? सर जितने भी लेजिस्लेटिव कानून बनते या एग्जीक्यूशन में बनते, अमेंडमेंट होती है, वो भी कानून है। ठीक है, मतलब जितने भी आपका यहाँ पर ऑर्डर हो गया, कोई कानून हो गया, ठीक है, कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्डर हो गया, वो सभी जो है वो आपका जो है वो पार्ट होंगे कानून के, जिसको जो है वो अगर वो फंडामेंटल राइट को वॉलेट करता है तो देन उस केस में उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। केशवानंद भारती केस में कितने जजेस ने डिसीजन दिया था? टोटल कितने का बेंच था वो? केशवानंद भारती केस, ये आपको कल के लिए। 9 हाँ जी, 13 9 13 आर्टिकल 40, विलेज पंचायत, विलेज पंचायत। कौन सा प्रिंसिपल है ये? गांधीयन, गांधीयन। आर्टिकल 41, the right to education, work, employment. राइट टू एजुकेशन, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो 43B है ये कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया? कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसमें आती है ना, कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? 97। ईयर 2011. 2011। क्या सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A, 44, 43A 42nd. किससे लिंक करता है आर्टिकल 43A? सर राइट टू वर्क। राइट टू वर्क तो 41 में हो गया। Protection of workers. 42, सर कंडीशंस अच्छी प्रोवाइड करवाना वर्कर्स को। 42 वर्कर्स की भी 42 ही रिस्पॉन्स। बता दो। 43A वर्कर्स की तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन।
कहा ना, जब आपको सैलरी दे दी, आपको पैसा दे दिया, आपको कंडीशंस प्रोवाइड कर दी, तो भाई आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप भी शेयर करो। तो शेयर करने के लिए एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन बनाई गई। फिर उसके बाद बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी। आर्टिकल 45। अर्ली चाइल्डहुड केयर। ठीक है। और पहले यहाँ पर होता था वो आपका 6 से 14 साल तक का कंसेप्ट वेलफेयर के उसमें। आर्टिकल 26। रिलीजियस अफेयर मैनेज करना। ठीक है। 25 में क्या आता है? सर प्रैक्टिस प्रोफेस करना अपने रिलीजन। ठीक है, कोई भी रिलीजन को हम अपना सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। आर्टिकल 29। माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कौन सी माइनॉरिटीज़? लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। क्या ये माइनॉरिटी वर्ड हमारे संविधान में डिफाइंड है? पारुल मैम, माइनॉरिटी डिफाइंड है या नहीं? नहीं है सर। नो, नहीं डिफाइंड है। आर्टिकल 30। रुको रुको, यहीं से पूछते हैं। 29 क्या माइनॉरिटी के लिए और मेजॉरिटी के लिए दोनों के लिए है? दोनों के लिए सर। ठीक है। आर्टिकल 30 वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही है क्या आर्टिकल 30 में? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने। ठीक है। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। ओके। आर्टिकल 2। फॉर्मेशन एडिशन ऑफ ऑफ स्टेट। एडमिट या एस्टेब्लिश। कौन सी स्टेट्स? नई स्टेट। न्यू स्टेट। कौन सी न्यू स्टेट? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड नहीं नहीं है। तो नहीं है। एग्जाम्पल्स? सिक्किम सिक्किम। और गोवा। शेड्यूल 2। इमोलमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और 2 नंबर में जाएगा पैसा। शेड्यूल 4। एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये एक इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ जो अब आपका ब्रिटिश का कंसेप्ट है या फिर अमेरिकन कंसेप्ट है? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश का और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएस। और इक्वल सरकमस्टांसिस वाला है ना एक टर्म, वो कौन से लिंक करती है? इक्वल प्रोटेक्शन अंडर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर इक्वल सरकमस्टांसिस, वो कौन से कंसेप्ट से लिंक करती है, अमेरिकन या फिर ब्रिटिश? अमेरिकन। अमेरिकन। हमारा संविधान है, उसका नेचर कैसा है? जो हमारा संविधान है उसका नेचर कैसा है? फेडरल इन नेचर। जो फंडामेंटल राइट्स हैं
ठीक है, हम जब ये कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, तो ये एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड का मतलब क्या हुआ? नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट नहीं है सर, इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ लिखी हुई है। रीजन, क्योंकि ये जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का पार्ट है। तो ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, क्या ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है या नहीं आती है? आती है सर। ठीक है, और सेकुलरिज्म क्या होता है? और इजी बनाता हूँ, नेहा मैम के लिए काम आसान करते हैं। मैम आपको बताना है कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो लिंक करते हैं सेकुलरिज्म के साथ। अंकिता मैम आप बताओ। सर राइट टू रिलीजन 25, 26, 27, 28 और सर प्रेम्बल में भी मेंशन है। क्या आर्टिकल 14 सेकुलरिज्म से लिंक कर सकता है राइट टू इक्वालिटी? कर सकता है सर। आर्टिकल 29 और 30? यस सर। तो वो भी तो बोलने थे साथ में। यस। सोशलिज्म, हम कौन से टाइप का सोशलिज्म फॉलो करते हैं? जो सोशलिज्म है ये एक सोशलिस्ट वर्ड से बना है, कौन सी कंट्री से आया हुआ ये वर्ड? रशिया। यूएसएसआर, मतलब रशिया, यस सर। पुराने वाला। और सोशलिज्म में हम कौन से वाला सोशलिज्म फॉलो करते हैं? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि सब कुछ किसका है? जनता का, सरकार भी जनता की और सारे रिसोर्सेज भी जनता के। ओके ओके ओके, नाइस। सिंपल मेजॉरिटी नहीं, सिंपल मेजॉरिटी नहीं, सेकंड शेड्यूल होगा, जुडिशियल रिव्यू हो गया। सिक्किम को कौन से स्टेट, कौन सी अमेंडमेंट से जो है वो स्टेट बनाया गया है? अमेंडमेंट भी चलो मैं बता देता हूँ। अमेंडमेंट 36। हाँ जी 36। मुझे ईयर बता दो, ईयर। 1975। 1975, नाइस, ऑलमोस्ट अच्छा है, याद है सारे के सारे आर्टिकल्स। अब थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस चलते हैं, जो कि 1 से 50 दिए थे उनसे बाहर चलते हैं। एक कंसेप्ट आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें वोटिंग एज होती है 18। ठीक है, पहले 21 हुआ करती थी, अभी 18 है। ये कौन सी डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। इसी से पता चलता है ना कि फंडामेंटल राइट जो है वो किस तरह से लिंक कर रहे हैं राइट टू वोट से। एक क्वेश्चन और, जो आपके डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं? हार्ट एंड हार्ट सोल एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और 5 रिट कौन कौन सी है? हेबियस कॉर्पस। मीनिंग मीनिंग मैंडेटरी मीनिंग मीनिंग। टू हैव द बॉडी, मतलब जिसको भी आप डिटेन करेंगे उसको 24 आवर में किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। ठीक है, जब मजिस्ट्रेट के पास लेकर चले गए, देन उसके बाद वो पर्सन कहाँ रहेगा? जेल में। ठीक है, नाइस, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है एक। सेकंड रिट? मैंडेमस। हाँ जी। अगर कोई पर्सन मतलब रिफ्यूज करता है अपनी ड्यूटी
नहीं करने से, तो मतलब उसके लिए रीट अप्लाई होती है मैंडेटरी। हाँ, अगर मैं कल को क्लास लेने से मना कर दूँ तो रेट लगा देना, ऐसा कर सकते हैं क्या? पब्लिक पर्सन। नॉट प्राइवेट, नाइस। ये अच्छा था, अभी हमेशा याद रहेगा, पब्लिक ओनली, नॉट प्राइवेट। ठीक है, हेबियस कॉर्पस में पब्लिक प्राइवेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट रेट। प्रोहिबिशन। हाँ जी। सर इसके अंडर टू फॉरबिड। यस सर। पर अगर कोई लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है तो उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं अपना काम रोकने के लिए। रोकता है। और इसके बाद नेक्स्ट। टर्शरी। ये बता दो, ये तो बहुत आसान है। सर इसके अंदर जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से अपने पास केस ट्रांसफर कर सकता है। हाँ, यहाँ पर रोक दिया और यहाँ पर बोला चल भाई केस भी भेज दिया वापस मेरे पास, भेज दे अब केस। सिर्फ ये याद करने के लिए, समझने के लिए इसको। एक और रहेगी, क्यू वारंटो। क्यू वेरेंटो। तो इसके अंदर जो है पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट ये रिट इशू की जाती है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब किस बेस पे आपने ये डिसीजन लिया। नाइस। ओके, अब एक आर्टिकल, आर्टिकल 4। बहुत इजी है, इतना क्यों सोच रहे हो, जल्दी बताओ नेहा मैम। जो आर्टिकल 2-3 के अंडर मतलब आएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं होगा, कुछ ऐसा था। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं होगा। नहीं आर्टिकल, आएगा, मतलब उसके अंडर नहीं कर सकते। अच्छा, 368 के अंडर। जो सारी की सारी आर्टिकल 2 और 3 की जो पावर है वो सारी की सारी पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 4 के थ्रू गई है। आर्टिकल 4 में ये बताया गया है। ओके। आर्टिकल 11, पंकज। मैम आप घर गए हो ना, हाँ जी सर, घर में तो हूँ। उसको बोलो आंसर करे। क्या पूछा सर आपने? आर्टिकल 11। सिटीजनशिप, ये लॉ की डेफिनेशन। नहीं नहीं, आर्टिकल 11 एग्जैक्ट बोलो, बिल्कुल सही। स्टेट 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 की डेफिनेशन। नहीं, आर्टिकल 11। अंकिता मैम। सर पार्लियामेंट के पास पावर है पार्लियामेंट सिटीजनशिप के के। पास पावर है विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप की, किस तरह से जो है वो प्रॉपर पूरा सिस्टम रहेगा, वो सभी को डिसाइड करने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है सिटीजनशिप को लेकर। अच्छा, अब बताओ मुझे कि जो आपका ये इंटीग्रेटेड जो जुडिशरी है, ये यूनिटरी फीचर है या फेडरल फीचर है? यूनिटरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यूनिटरी। यूनिटरी फीचर। ओके, नाइस। और जो ये आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फेडरल फीचर है या यूनिटरी? यूनिटरी। यूनिटरी। ओके, और अगर हमने मान लीजिए आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करनी है, मतलब आर्टिकल 368 में हमें अमेंडमेंट करनी है, आर्टिकल 368 को ही अमेंड करना है, तो उस केस में कैसे अमेंडमेंट होगी? सर स्पेशल मेजोरिटी से होगी, बाय रेटिफिकेशन ऑफ 50% ऑफ स्टेट्स। तो जो ये स्टेट्स रेटिफिकेशन होगी, ध्यान से सुनना नेहा मैम, आपसे क्वेश्चन है ये, जो ये 60 जो आपका स्टेट जो रेटिफिकेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 50% से ज़्यादा, ये कौन सी मेजोरिटी से होगी, स्पेशल मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी?
स्पेशल। सिंपल। इसको स्पेशल क्यों नहीं बनाया, सिंपल क्यों कहा इसको? क्योंकि सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग है स्टेट से, पहला तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि स्टेट्स की जो रिकमेंडेशंस होंगी वो बाइंडिंग नहीं होगी। तो स्पेशल से आओ सिंपल से आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी तो उससे प्रेम्बल में कौन कौन से वर्ड्स को ऐड किया गया? अंकिता मैम। सर एक तो सेकुलर, ठीक है, सोशलिस्ट सोशलिस्ट, और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी। हाँ, नाइस। और प्रेम्बल से ही पूछते हैं क्वेश्चन। प्रेम्बल में डेट ऑफ अडॉप्शन मेंशन्ड है या डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन या डेट ऑफ इनेक्टमेंट? डेट ऑफ एडॉप्शन। बस हाँ जी। इनेक्टमेंट वाली डेट मेंशन नहीं है? नहीं सर, एक ही डेट है। डेट ऑफ अडॉप्शन, अडॉप्ट और एनेक्ट ऑन 26 नवंबर 1949। अडॉप्ट और एनेक्ट दोनों की डेट सेम ही तो है। इम्प्लीमेंट हो रखा है 26 जनवरी को। जब ये 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट हुआ, पंकज आप बताना, तो भारत क्या बन गया था? हाँ जी सर, क्या बोला आपने? जब 26 जनवरी को हमने अपने संविधान को इम्प्लीमेंट कर दिया तो देन उस केस में भारत क्या बन गया था? उसके बाद सर रिपब्लिक, रिपब्लिक। डेमोक्रेसी। इससे पहले भारत क्या था? इससे पहले तो कुछ भी नहीं था सर, हाँ, कुछ नहीं था। कॉलोनाइज था ना सर इससे पहले तो। 1947 से लेकर 1950 तक के बीच में भारत क्या था? आपने तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट बोलने पड़े वो कर दिया। सर उसके बीच तो पता नहीं क्या था सर, अंकिता मैम। इतना तो कभी सोचा ही नहीं है। कभी सोचा नहीं तो सोचो। अंकिता मैम। इंडिपेंडेंट कंट्री थी सर। इम्प्रेशन, इम्प्रेशन। इंडिपेंडेंट तो थे बट लेकिन इम्प्रेशन भी बताओ। चलो और इजी करता हूँ। 1947 से लेकर 1950 तक, या जब हमारा जो प्रेम्बल बना था उस टाइम पे प्रेम्बल में क्या क्या मेंशन, कौन कौन से वर्ड्स मेंशन थे? सॉवरन, सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। रिपब्लिक तो सर हम इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री थी। रिपब्लिक तो हम बाद में बने। बिल्कुल सही है मैम, ये रिपब्लिक, क्योंकि दो वर्ड्स तो हमने बाद में ऐड किए, सोशलिस्ट और सेकुलर, 42nd अमेंडमेंट से। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो सॉवरन है यहाँ पर, इसका क्या मतलब हुआ? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तो ठीक है, लेकिन कैसे? कि सर इसके ऊपर कोई और कंट्री रूल नहीं कर रही है, ये फ्री है अपने डिसीजन लेने के लिए। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, ये तो एक नॉर्मल हो गया बिल्कुल। सर जैसे इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री थी, इसका मतलब है कि कोई भी जो आउटर पावर है वो इसके ऊपर रूल नहीं कर रही है, और ये इंडिया अपने एक्सटर्नल और इंटरनल जो डिसीजन है वो लेने के लिए फ्री है। ठीक है, जब ये इंडिपेंडेंट भारत बना 1947 में, देन यहाँ पर कंस्टिट्यूट असेंबली थी, और वो कंस्टिट्यूट असेंबली कहीं ना कहीं जो है वो ब्रिटिश सरकार ही बना कर गई थी भारत में, ऐसा समझ लो, मान लो। तो उस केस में फिर ये क्यों कहा गया यहाँ पर सॉवरन स्पेशली? ताकि हम अपने लोगों को ये विश्वास दिला सके कि जो संविधान हम बना रहे हैं वो हमने खुद ने बनाया है, उसमें हमने किसी की हेल्प नहीं ली।
पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या होता है? पॉजिटिव सेकुलरिज्म सर जैसे इंडिया में है कि वो इसका अपना कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन ये सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है। सारे रिलीजन्स को मानते हैं, मतलब स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं। ठीक है। नेगेटिव सेकुलरिज्म जिसमें सर रिलीजन को स्टेट से अलग रखा जाता है। जिसमें रिलीजन को स्टेट से अलग रखा जाता है। एग्जाम्पल? अमेरिका। आर्टिकल 16 में जो ग्राउंड है ना मेंशन्ड, वो बताओ कौन कौन से है जिसके ऊपर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी, रिलीजन, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। रेस, यस सर। प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। मंडल कमीशन आया था ना, मंडल कमीशन कौन से ईयर में आया था? 1979। कौन सी सरकार थी? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की सरकार। ठीक है। और एक इंदिरा स्वने केस हुआ था, वो कौन से ईयर में हुआ था? नाइनटीन 19 एक मंडल कमीशन से पहले भी एक कमीशन आया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो कौन सा था? कालेकर। काका कालेकर 1955 में आया था। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो ये बैकवर्ड कमीशन, अब कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है वो ये अपॉइंटमेंट किए जाते हैं बैकवर्ड कमीशन? 338। आर्टिकल 340। 338 में क्या है? सर कमीशन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन अपॉइंटमेंट का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 40 है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं कमीशन टाइम टू टाइम रिव्यू करने के लिए, जब ये मंडल और काका केलकर बने हैं। ठीक है। आर्टिकल ऑलमोस्ट वैसे सारे कवर हो गए, आर्टिकल 18 रह गया। पंकज आप बताओ आर्टिकल 18। सर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है। कोई आर्टिकल छूटा तो नहीं? आर्टिकल 15। नहीं सर, हो गया। आर्टिकल 15 में बस मुझे ये बता दो कि जो आपका वो एविडेसी का कंसेप्ट है ना, वो क्या है? ये ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, इनका क्या कंसेप्ट था? चलो थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। ग्राउंड्स बताओ सबसे पहले, कौन कौन से ग्राउंड्स आते हैं शेड्यूल आपके 15 में? और इजी बनाता हूँ। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो सरकार को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, मतलब वो नेगेटिव इन नेचर है, स्टेट को रोकते हैं। आर्टिकल 14, 15। आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 15 में सब क्लोज 4 के लिए तो ओबीसी है, स्पेशल रिजर्वेशन, तो वो तो एक्सेप्शन होगी, वहाँ तो अलाउ कर रहे हैं, तो वो कहाँ रोक रहे हैं? सर एब्सोल्यूट नहीं है ना, फंडामेंटल राइट्स। हाँ तो सिर्फ आर्टिकल 14 है ना एक। तो ऑलमोस्ट हमारे पूरे आर्टिकल्स भी डिस्कस हो गए और हमने कुछ प्रीवियस भी डिस्कस कर दिया। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ थोड़ा सा रिगार्डिंग द एवोल्यूशन। सबसे पहले किसने आइडिया दिया था संविधान का कि संविधान होना चाहिए?
एम.एन. रॉय। और जो आपका ये रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसका मोशन इसका सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था और किसने इंट्रोड्यूस किया था? जवाहरलाल नेहरू। ईयर? 1946। डेट? 13 दिसंबर। 13 दिसंबर। सती एबॉलिशमेंट कौन से ईयर में हुई थी? 1829। 1820। मैम कह रहे हैं 1929। नहीं सर, 1829। 1829। राजा राम मोहन रॉय मेरे को लगा 1929 में होंगे। ठीक है, एक और, अभी 2024 में आईएनसी के एक सेशन को 100 साल हुए। वो सेशन था बेलगाम सेशन। उसको प्रिसाइड किया था गांधी जी ने। कौन सी स्टेट में है बेलगाम अभी प्रेजेंट टाइम पे? कर्नाटका। कर्नाटका में। तो ऑलमोस्ट टेस्ट कवर होता है, ठीक है।